हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जो कि इवान पावलोव जी ने दी थी। ठीक है, ये क्लास 8 है पेडागोजी स्पेशल की। हम एनआईएस कवर करते करते अब आ चुके हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग में, कि कैसे किस किस तरीके से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। ठीक है, और हमने अभी तक जितने भी क्लासेस ली हैं सारी डिटेल्ड क्लासेस हो चुकी हैं। आप नोट्स साथ के साथ बना रहे होंगे, है ना। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जिसमें हम 3 स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला, एनआईएस, ठीक है, बोथ हिंदी इंग्लिश। उसके बाद इग्नू की बुक, बोथ हिंदी इंग्लिश बीएड वाली। और उसके बाद क्लास 11th की साइकोलॉजी की बुक, बोथ हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो इनमें से हम पूरा निचोड़ निकाल देंगे। शायद इससे पहले आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी हो, टीटेट के टाइम, या फिर पिछली बार डी ट्रिपल एस बी या फिर केवीएसपीआरटी के टाइम पढ़ी हो शायद। पर जिस लेवल की, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी लेवल मतलब इट्स कॉल्ड बाप लेवल, है ना। तो उस लेवल की आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें से शायद कुछ चीजें आपको पहले से पता हो, पर ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको चीज नहीं पता होगी। ठीक है, उसके बाद नोट मेकिंग क्या है, जो मैं बोलूंगा वो तो आपको लिखना लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया है इसको याद कर लो, तो उसको लिखना लिखना है, याद भी करना है। ठीक है, बीच में जहां जहां मैं बोलूं उसको लिख लो, ये लिख लो, जहां डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। उसके बाद 3 बुक खुलेंगी अलग अलग। ठीक है, तो आपको ऊपर दिख जाएगा, जहां पे भी लिखा हुआ है ना canva.com, आपको दिख जाएगा कौन सी बुक किस टाइम पे खुली हुई है। ठीक है, चलो, अब बीच में आपको वो चीजें भी लिखनी है जो चीज आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए पहली बार नहीं है। ठीक है, तो वो भी चीज आपको लिखनी है, जहां पे जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये चीज नहीं है, मेरे को लिखनी चाहिए, वो लिख लो। ठीक है, बाकी बहुत सारा कंटेंट अभी आपके सामने आने वाला है, सारा लिखने का नहीं है। मेन फोकस का होना चाहिए, मेन फोकस सिर्फ मेरी आवाज पे होना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर होना चाहिए। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर होना चाहिए, और कहीं फोकस नहीं, स्क्रीन पे फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कंटेंट खुल रखा होगा, जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो चीज बोलूंगा वो लिख लेना बस। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद आप भी खुद ट्राई करके देखना, दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, 100% होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। करें स्टार्ट। चलो, एक बार मैं छोटा हो जाता हूँ, लो जी, करते हैं। श्री गणेश। चलो, ठीक है, आ जाओ, मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लो। ठीक है, आ जाओ। देखो, हमने क्या सीखा, कि अब हम क्या सीखने वाले हैं। टीचिंग थ्रू टीचिंग थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, किस हिसाब से हमें किस सीरियशन में कौन से टॉपिक उठाना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पैड खुला हुआ है, उसके मैं लिखता जाऊंगा और आप समझते जाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि बच्चे का व्यवहार बदल कर हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसे ही हम कहेंगे अप्रोचेस टू लर्निंग, कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं। कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ये देखो ऊपर लिखा हुआ ना, ऊपर लिखा हुआ इग्नू 1 2 3 इंग्लिश, है ना, तो मीन्स इग्नू किताब खुली हुई है। ठीक है, वैसे अगर एनआईएस खुलेगी तो ऊपर आ जाएगा एनआईएस। ठीक है, और अगर वैसे यहाँ पे 11th 12th की साइकोलॉजी खुलेगी तो ये आ जाएगा क्लास 11th, याद होगा ना, क्लास 11th, है ना, साइको। ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ, जो चीज समझाऊंगा बस वो सुनिए, और आप खुद देखना यार, बस इस क्लास को ना आप 1.5 घंटा, जितने भी क्लास की इसको बस दे के देख लो, ये 1.5 घंटे फ्रूटफुल होने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया फिर कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ने वाले हैं, और अप टू द लेवल मार्क। ठीक है, बस 1.5 घंटे क्लास देख लो आराम से बैठ। चलो, शांत हो जाओ, दिमाग, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनो, कॉपी पेन अभी साइड, जो चीज बोलूंगा वो लिख लेना बस। ठीक है, चलो, अप्रोचेस टू लर्निंग। अब क्या होता है कि कौन कौन सी अप्रोच है जिसके थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, पहली अप्रोच होती है सरफेस अप्रोच, सरफेस। ठीक है, सरफेस। और दूसरी होती है डीप अप्रोच। ठीक है, सरफेस का मतलब क्या हो गया भाई, हिंदी में देख लो, सतही, सतही उपागम। और डीप का मतलब गहन उपागम। सरफेस का मतलब ये हुआ कि बस आप ऊपरी ऊपरी रूप से चीजों को पढ़ रहे हो या फिर याद कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज से, मतलब कि
अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ आप ऊपर ऊपर की याद कर रहे हो, मतलब कि बस हमारे काम चल जाए, ठीक है। डीप अप्रोच क्या होती है? डीप अप्रोच मींस अगर इतना बड़े हमारे पास स्टडी मटेरियल है तो हम पूरा उसके एंड तक, तह तक जाके डीप अप्रोच ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। अब जो अभी तक आपने पैवलोव में करी टेट के टाइम या फिर पिछली बार तैयारी के टाइम, वो थी सरफेस अप्रोच। आपने ऊपर ऊपर से याद कर ली, शायद आप में से कुछ लोगों को उन टर्म्स का अभी तक मतलब ना पता हो, है ना, या फिर पढ़ी है पर यार अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब वो सरफेस अप्रोच थी। अप टू द मार्क ऑफ डेटाबेस लेवल अभी तक पढ़ा नहीं। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है डीप अप्रोच, मतलब कि बेसिक बेसिक जो साइकोलॉजिस्ट, जो पैवलोव जी ने कहा, जो टर्म्स दी, उसको एक एक तोड़ के समझेंगे, ठीक है। ये कौन सी हुई? डीप अप्रोच। आई बात क्लियर? चलो पेपर अब लिखो कि कितनी टाइप ऑफ अप्रोच होती है। मेनली टू टाइप ऑफ अप्रोच होती है, ठीक है। मेनली टू टाइप ऑफ अप्रोच होती है, सरफेस अप्रोच और डीप अप्रोच, ठीक है। अब देखो सरफेस अप्रोच, इन दिस द लर्नर्स इंटेंशन इज जस्ट टू कंप्लीट द टास्क रिक्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। बस कि भाई टास्क करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने रूल रख लिया, देखो हम में से काफी लोगों ने एनएस पढ़ी होगी, ठीक है, और उन्होंने सरफेस अप्रोच के रूप में पढ़ ली कि हाँ भाई मुझे इस एक दिन में एक एनआईएस का ब्लॉक खत्म करना है, टास्क, तो टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। बस उसमें क्या ढंग से समझा नहीं, हाँ भाई पढ़ ली बस, ठीक है, जिसकी वजह से भाई एनआईएस पढ़ तो ली पर सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, तो ये क्या हुआ? सरफेस अप्रोच। क्यों? शी जस्ट मेमोराइज इंफॉर्मेशन आंसर्स टू द एंटीसिपेटेड क्वेश्चंस, कि जो छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनको याद ही कर लो पहले, समझ रहे हो। जैसे हमने अपने 9th 10th या फिर अपने बोर्ड्स के टाइम पे तैयारी करी थी कि भाई ये टॉपिक तो मेरे को आता ही नहीं है, तो क्यों ना इसका ऊपर ऊपर के चीज रटी लूं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दूंगा, ठीक है। सरफेस अप्रोच, दिस टास्क इज ट्रीटेड एज एन इम्पोजिशन। इम्पोजिशन मतलब थोपा हुआ, इसको हम सोचते हैं कि थोपा हुआ कार्य है हमारे पास। अब आपको फॉर एग्जाम्पल 10th में, है ना, 10th में आपको एक चैप्टर का नाम लेते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। अगर 10th में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है तो 10th में मैंने मान लिया आपको मैथ्स में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नहीं आता, पर आपको पता है इसका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप उसको जबरदस्ती रट लेते हो, क्यों? शायद इससे क्वेश्चन आ जाए, तो सरफेस अप्रोच, ठीक है। डीप अप्रोच क्या है? हियर द लर्नर्स इंटेंशन इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट, he or he interacts actively with the content, relates new ideas to her। मतलब कि इसमें बिल्कुल गहन उपगम, मतलब कि जो हम बिल्कुल डीप स्टडी करते हैं, ठीक है, ये डीप स्टडी। आगे डीप अप्रोच का बात हिंदी में देख लो भाई। सतही उपगम, इस उपगम में शिक्षार्थी की इच्छा सिर्फ कार्य की आवश्यकताओं का पूरा करने की होती है, और गहन में यहाँ अधिगमकर्ता की इच्छा सीखे जाने वाली वस्तुओं या तथ्य को समझना होता है, ठीक है। सतही रट के करना कि भाई चल फटाफट क्वेश्चन मार्क कराऊंगा, आंसर ये मुझे टॉपिक क्लियर नहीं बट रट लेता हूं, आंसर कराऊंगा। गहन, भाई ये टॉपिक तो समझ आ रखा है मुझे, इस टॉपिक का तो कोई भी सवाल आ जाए तो मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे इस पर डीप नॉलेज है, ठीक है, क्लियर बात। ये होगी दोनों चीज। अब अब देखोगे कि यार हाँ हम तो जो हम हैं, लाइक जो हम इंडिविजुअल हैं, हम एज अ स्टूडेंट तो दोनों अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, डीप अप्रोच भी और सरफेस अप्रोच भी बिल्कुल करते हैं। तो इन दोनों का मिश्रण, डीप अप्रोच का और सरफेस अप्रोच का, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है स्ट्रेटेजिक अप्रोच। क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ठीक है। क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक अप्रोच। तो जब हम 9th 10th में थे या बोर्ड्स में थे, हमने स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई। जो चैप्टर समझ नहीं आया रट लिया ताकि क्वेश्चन आएगा कर दिया, जो चैप्टर समझ आया उसकी डीप स्टडी, हमें डीप नॉलेज होती थी, इससे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर देंगे, क्लियर है। हम सब ने चीज फेस करी है कि भाई मुझे तो हिस्ट्री में ना ये मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत क्लियर है, इसका तो एक अंग जानता हूं मैं, डीप स्टडी कर रखी, पर ना ये मुझे जो ये आपकी ये जो मेडिएवल हिस्ट्री है, ये अकबर उकबर, ये सारी चीज याद नहीं होती, तो मैंने बस रट ली इनकी क्योंकि मुझे पता क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी जिसमें कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या थी? मैक्सिमम मार्क्स लाना, ठीक है। In this approach, the learner's intention is to get the highest possible marks or grades in term and examination, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच आपको लिखनी है,
ये दोनों अप्रोच आपको अभी लिखनी है, ठीक है। दीज आर अप्रोचेस, क्या बोलते हैं, दे जनरली देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ, ये लिखा हुआ ना, टू अप्रोचेस ऑफ प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, दे आर सरफेस अप्रोच एंड डीप अप्रोच। और फिर ये लाइन लिखनी है कि इन दोनों का मिश्रण, द टू अप्रोच साइटेड अर्लियर, कि जो दो अप्रोच की भी उन्होंने बात करी, डीप अप्रोच और सरफेस अप्रोच, ठीक है, गिव राइज टू एन ऑफशूट नोन एज स्ट्रेटेजिक अप्रोच। और स्ट्रेटेजिक अप्रोच का क्या काम होता है कि हमें हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स मिलना है टर्म्स एंड एग्जामिनेशन। क्लियर हुई बात। पर स्ट्रेटेजिक अप्रोच कैसे मैक्सिमम एफिशिएंट कब होगे, जब वो वेल प्लान्ड हो, केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, और सिस्टमेटिकली टाइम मैनेजमेंट और एफर्ट्स हम करें, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो वही चीज ये लिखी हुई है कि वेल प्लान्ड हो, केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड हो, स्टडी मेथड्स विद सिस्टमेटिक मैनेजमेंट टाइम एंड एफर्ट्स। क्लियर है बात। सरफेस अप्रोच लिखना है, डीप अप्रोच लिखना है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच लिखनी है, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो अब आ जाओ। अब पढ़ाते कैसे हैं हम, वैसे ही देखो हिंदी में देख लो, हिंदी में स्ट्रेटेजिक अप्रोच ही इसको याद रखना भाई, हिंदी वाले इसको स्ट्रेटेजिक अप्रोच के नाम से याद रखना, ठीक है। क्लियर होगी बात। हिंदी वालों के लिए सेम हिंदी में समझा दिया, बस कभी कभी नाम की दिक्कत होती, वो अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर बात। चलो अब आ जाओ कि बच्चा असल में सीखता कैसे है। अब हम देखने जा रहे हैं बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। चलो आ जाओ भाई, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, व्यवहारवादी अप्रोच, ठीक है। अधिगम का व्यवहारवादी उपागम। अब सबसे पहले इवान पेवलोव से भी पहले हम देखते हैं कि वो एक बिहेवियरिस्ट था। तो बिहेवियरिज्म में होता क्या है, जब तक हम बिहेवियरिज्म ढंग से समझेंगे नहीं, हमें उसकी थ्योरी बेशक एक बार को समझ आ जाए, बट एक पूरी जो कंप्लीट नॉलेज है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बिहेवियरिज्म होता क्या है। बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, ठीक है। देखो बिहेवियरिज्म ये बोलता है कि जो लर्निंग होती है ना, वो ऑब्जर्वेबल होती है। क्या होती है? ऑब्जर्वेबल, ठीक है। हम किसी भी बच्चे या इंसान या किसी भी आदमी का उसका बिहेवियर देखते हुए ये नाप सकते हैं कि उसमें लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। व्यवहारवादी यही कहता है कि उस किसी भी बंदे, किसी भी इंसान के व्यवहार से हम पहचान सकते हैं कि उसकी लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर हुई बात, ठीक है। और बिहेवियरिज्म में ना हम किन दो चीजों के बारे में बात करते हैं, दो चीजों के बारे में बात करते हैं। एक तो स्टिमुलस, स्टिमुलस, अब देखो आप में से काफी लोगों को स्टिमुलस तो पता होगा पर इसका असल मीनिंग नहीं पता होगा, और रिस्पॉन्स। हम इन बिहेवियरिज्म की जितने भी थ्योरीज है उसमें हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टिमुलस होता है उद्दीपक, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे अंदर से एक्शंस निकाले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने केक आया, आपको खाने का मन किया, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? क्या है बताओ? केक है, ठीक है। आपको आपके सामने मतलब आप बहुत मार पड़ती है और आपके सामने डंडा आया, तो आपको रोने का मन करेगा, छुपने का, डरने का मन किया, डरोगे या फिर रोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? डंडा। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर से एक्शन निकाले, वो क्या? स्टिमुलस, ठीक है। क्या? स्टिमुलस। और उस चीज को देखते हुए जो भी आपके अंदर से एक्शन निकले, जो भी रिस्पॉन्स निकले, जो भी अनुक्रिया निकले, उसे कहेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस क्या? उद्दीपक, कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर से रिस्पॉन्स निकाले, ठीक है। और रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स निकल ही रहा है, अनुक्रिया। क्लियर है बात, ठीक है। कोई बात क्लियर? चलो अब आ जाओ इग्नू वाली किताब पे। देखो क्या लिखा हुआ है। बिहेवियरिज्म has its roots in what is called the associationistic school of psychology, ठीक है। व्यवहारवाद का जन्म मनोविज्ञान के सहचर्यवादी संप्रदाय से हुआ है। अब देखो ये है क्या? एसोसिएनिस्टिक, ये लिखा हुआ ना, एसोसिएनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये है क्या? एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज से रिलेट करना। एसोसिएट का मतलब किसी चीज से रिलेट करना। तो एसोसिएटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या कहता है
कि फॉर एग्जाम्पल आपको आपके सामने एक गेंदे का फूल आया और आपको आज मार पड़ गई, ठीक है, आज आपको मार पड़ गई कि किसी भी कंडीशन में पड़ गई, घर वालों से मर गई, पड़ गई या फिर स्कूल में पड़ गई, ठीक है। अब क्या होगा, जब अगली बार आपके सामने वो गेंदे का फूल आएगा ना, तब आपको याद आ जाएगा कि हाँ मुझे मार पड़ी थी, या फिर आप उस गेंदे के फूल को एसोसिएट करने लग जाओगे अपनी मार से। क्लियर है बात? बेशक गेंदे का फूल खुशबूदार होता है, पर अब उस आपके लिए वो खुशबू एक पेनफुल एक्सपीरियंस है। क्लियर है बात? कैसे? आपने उस गेंदे के फूल को देखा और उस दिन मतलब उस टाइम आपके सामने गेंदे का फूल होगा और उसी टाइम आपको मार पड़ गई किसी भी चक्कर में, ठीक है। अब आपने मार को और गेंदे के फूल को एसोसिएट कर लिया, ठीक है। अब जब भी आपको गेंदे का फूल दिखेगा तो आप शायद क्या आपको अपनी माँ आपके ऊपर मार पड़ी वो याद आ जाए आपको, समझ रहे हो? तो ये क्या होगा, एसोसिएटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ओके क्लियर? चलो अब देखो क्या चीजें यहाँ पे मेजर टेनेट्स मतलब मेजर पॉइंट्स क्या है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के, ये बहुत जरूरी है। देखो ये लिख लिया, ये लिखना है आपको भाई कि बिहेवियरिज्म की रूट्स किससे है, कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से है, एसोसिएनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। हिंदी वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सहचर्यवाद संप्रदाय, ठीक है। चलो अब देखो मेजर पॉइंट्स क्या क्या है। लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बिहेवियर, बिल्कुल सही है। बिहेवियर स्कूल व्यवहारवाद वाले सोचते थे कि जो लर्निंग है वो बिहेवियर में चेंज लाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस इफ एनवायरमेंटल कंडीशंस आर अरेंज्ड अप्रोप्रिएटली विद जर्नल चेंजेस। ये जर्नल बात है कि लर्निंग जब ही होगी जब आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस एक प्रॉपर वे में मैनेज्ड होंगी, ठीक है। अगला, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द एनवायरमेंट, कि बच्चा एनवायरमेंट के साथ जैसे इंटरेक्ट करेगा उसकी लर्निंग होती रहेगी, ये भी आप हम सबको पता है। अब जो पॉइंट आता है वो ये देखो, द रिजल्टेंट बिहेवियर चेंजेस आर ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल। जितने भी ये थे ना, क्या बोलते हैं, आपके बिहेवियरिस्ट थे, वो ये मानते थे कि जो लर्निंग है, देखो इसमें अगली लाइन लिखी होगी, हाँ ये लिखी हुई ना, ऑब्जेक्टिविटी। ये सारे ये मानते थे कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें वो ऑब्जेक्टिव है, वो वस्तुनिष्ठ है। मतलब कि अगर हमने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आए तो इसको ऑब्जेक्टिव मानते थे, मतलब कि ये सब पे अप्लाई होंगे, ये इंसान पे भी अप्लाई होंगे, ये किसी भी हर जानवर पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी ये, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ आया? फॉर एग्जाम्पल स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया बिल्ली पे। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि उसने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया और जो भी रिजल्ट निकले वो वस्तुनिष्ठ है, मतलब कि वो सब पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, वो इंसानों पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, है ना। तो ये था ऑब्जेक्टिव, तो इस ऑब्जेक्टिविटी, तो इसका मेन पॉइंट याद रखना कि द रिजल्टेंट बिहेवियरल चेंजेस आर ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल, कि रिजल्टेंट बिहेवियर, जो बिहेवियर हमें कुत्ते में दिखा वही हमें ऑब्जेक्टिवली मतलब कि बिना किसी भी प्रॉब्लम के इंसानों में भी दिखेगा, ठीक है, इंसानों में भी दिखेगा। क्लियर हुई बात? हो गया? तो ये चारों पॉइंट क्लियर, ठीक है, जिसमें से आपको ऊपर वाले 3 पॉइंट शायद पहले आते हो, चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना, ठीक है, ठीक है। और इनका मेन फोकस, बिहेवियरिस्ट वर स्ट्रांगली ये तो कुछ बात आपकी वो नहीं है, दे डिवोटेड देमसेल्फ टू स्टडी द ओवर्ट। ओवर्ट मतलब जो बाहरी आपका बर्ताव है, ओवर्ट। ओवर्ट का भाई उसमें भी मीनिंग आता है, क्या बोलते हैं, आपका जो इंग्लिश आती है उसमें भी मीनिंग आता है। ओवर्ट का मतलब होता है बाहरी, जो दिखने वाला हो, और कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। चलो हिंदी वाले देख लेना। चलो होगी की बात क्लियर। और ऑब्जेक्टिविटी मैंने समझा दी क्या है, और ऑब्जेक्टिविटी पे इनका ज्यादा फोकस था। क्लियर है बात? चलो अब और आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, कि जो हम बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे, जो पैवलोव बिहेवियरिस्टिक था, ये था क्यों, मतलब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियरिज्म असल में होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। अब ये देखने वाले हैं। और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्लास नंबर 3 में। कौन है? जेबी वॉटसन, ठीक है, जेबी वॉटसन, ये आप सबको पता होगा।
चलो आ जाओ, देखो विशेषताएं क्या है बिहेवियरिज्म की। देखिए, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब कि अगर हमने कोई बिहेवियर टेस्ट किया, उसका कोई रिजल्ट आया, तो वो ऑब्जेक्टिवली अप्लाई होगा। मतलब कि अगर वो कुत्ते पे काम किया है तो बिहेवियरिज्म वाले मानेंगे कि हाँ ये इंसानों पर भी काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर था, ठीक है। इसलिए स्किनर ने जो काम किया रीइंफोर्समेंट वाला, है ना, बिल्ली पे, तो उसने वही सेम अप्लाई कर दिया कि भाई इंसानों पे लागू होगा। क्लियर बात। चलो सेकंड पॉइंट, इट्स चीफ एम्फोसिस ऑन द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है कि बच्चा एनवायरनमेंट से सीखेगा, कि जो क्या बोलते हैं, बच्चा जो भी लर्निंग करेगा, अधिगम करेगा, वो बाहर के एनवायरनमेंट से करेगा। तो इसमें ज्यादा फोकस एनवायरनमेंट पे था, ना कि हेरिडिटी पे, ठीक है। हेरिडिटी पे बहुत कम फोकस था, ज्यादा इस पे फोकस एनवायरनमेंट पे किया गया था। क्लियर बात। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है, ठीक है। चलो उसके बाद, कंडीशनिंग इज द की टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर which is composed of stimulus and response. Links can be successfully analyzed by objectively scientific method. हिंदी वाले देख लो भाई, ठीक है। अनुबोधन, अनुबोधन मतलब ये कंडीशनिंग। तो क्या है कि कंडीशनिंग से हमें पता लग जाएगा कि असल में लर्निंग हुई है कि नहीं, ठीक है। एनालाइज करके हमें पता लग जाएगा, उसका बिहेवियर एनालाइज करके हमें पता लग जाएगा कंडीशनिंग हुई है कि नहीं, और जिससे पता लग जाएगा कि लर्निंग हुई है कि नहीं, ठीक है। क्लियर हुई बात, ठीक है। अगला, द चीफ मेथड ऑफ लर्निंग इज कंडीशनिंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट बेसिकली सेम ही हो गए, पर ये बात ये रखना कि चीफ मेथड ऑफ लर्निंग क्या है बिहेवियरिज्म में। चीफ मेथड मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग क्या है बिहेवियरिज्म में, क्या है, कंडीशन, है ना, कंडीशनिंग। क्लियर है बात। अधिगम की मुख्य विधि अनुबंधन है। क्लियर है बात। चलो, अब बिहेवियरिस्टिक बिलीव दैट वन यूनिट ऑफ नॉलेज गेट एसोसिएटेड विद न्यू नॉलेज यूनिट ऑफ नॉलेज बाय वर्च्यू ऑफ सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी मतलब कि इसमें बोला गया कि एसोसिएशन जो होता है ना, हमने बात करी एसोसिएटिव, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से लिया गया, तो मतलब कि बेसिकली एसोसिएट करेंगे हम, है ना, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढेंगे। तो जो लर्निंग होगी वो एसोसिएट करके होगी। एसोसिएट कैसे भाई, थोड़ी सी दोनों चीज सिमिलर है, एसोसिएशन एसोसिएशन हो जाएगी। थोड़ा सा मतलब कि लगातार मेरे सामने ये चीजें आ रही हैं, तब भी एसोसिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट ने ये बोला कि जो हमारी नॉलेज है वो कैसे बनती है, एसोसिएट करके हमारी पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ। कैसे, थोड़े भाई सिमिलर हैं, थोड़ा इसमें कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा इसमें लगातार हमारे सामने आ रही है, अक्रेंस इसका बार बार हो रहा है, तो यही चीज, ठीक है। कॉन्टिग्यूटी ये होता है क्लोजनेस, अक्रेंस कितनी बार आ रही है, ठीक है। वैसे भाई ये व्यवहारवादी विश्वास करते हैं कि ज्ञान की एक इकाई का इकाई ज्ञान की नई इकाई को समानता, विरोधाभास या सामीप्य के कारण सहचार्य स्थापित करती है, ठीक है। क्लियर बात, वही बात है। अब ये हमने क्या कर लिया, एक बेसिक बेस तैयार कर लिया है कि बिहेवियरिज्म होती क्या है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे, इसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग की। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब देखना मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। देखो, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि भाई जब कुत्ता, मतलब जब कुत्ते के सामने एक कुत्ता था, उसका नाम था बैक। क्या नाम था कुत्ते का, नाम बैक था, ठीक है, BEK, बैक, कुत्ते का नाम था बैक, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि जब कुत्ते के 2 सेकंड में, कि जब कुत्ते के सामने खाना लाया गया तो राल टपकती है उसकी, जब उसका सलाइवा निकलता है, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले जो पैवलोव जी है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहे थे, ठीक है। इसी को करते करते इनको एक दिमाग में एक और क्या बोलते हैं इंसाइट आई, जिस पे इन्होंने काम किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि पैवलोव जी किस चीज पे पहले काम कर रहे थे, या फिर इनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है, जब उन्होंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे काम किया
उनमें उसको नोबेल प्राइज मिला। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ इवान पेवलोव, डाल ली, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल, आप डालोगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ इवान पेवलोव, ठीक है। इस पे ऐसे हेडिंग जैसे ये बनाते हो, हेडिंग बना लेना, ठीक है। नया पेज पे आ जाओ, ठीक है। ये किस पे काम कर रहे थे? ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे काम कर रहे थे, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल प्राइज फॉर द वर्क ऑन डाइजेस्टिव, ठीक है। क्लियर है बात? ये लिख लो पहले पॉइंट। अब देखो, अब जितने भी नाम है ना, हमने इनके नाम सुने हुए, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, अब हम देखेंगे, उस तक पहुंचेंगे कि इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग बोला क्यों गया, ठीक है। चलो देखो, अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि भाई जब कुत्ता सामने होता है, कुत्ते के सामने खाना होता है, तो उसके मुंह से राल टपकती है। तो उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करने का सोचा क्या करने का सोचा, एक्सपेरिमेंट। देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुत्ते को बांध दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो कुत्ते को बांधा नहीं, वो एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे, अभी जो सिंपल एक मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो देखते हैं। ये कुत्ता है, ठीक है, ये कुत्ता है, ठीक है। जो भी बनाइए, ठीक है यार, कुत्ता मान लिया। ये डॉग है, ठीक है। देखो ये कुत्ता है, ठीक है। इसके सामने जब खाना आता है, जब इसके सामने खाना आता है, तो ये क्या करता है, ये राल टपकाना, स्लाइवा निकालना चालू कर देता है, ठीक है। राल टपकाना, स्लाइवा निकालना चालू कर देता है, क्लियर बात। अब जो स्लाइवा निकल रहा है, जो स्लाइवा निकल रहा है, वो क्या है, एक टाइप का रिफ्लेक्स है, एक टाइप का रिफ्लेक्स है ना, ठीक है। मतलब कि एक अनैच्छिक कार्य है, जो उसकी इच्छा में नहीं है, वो है, क्लियर बात। इसके सामने स्टिमुलस आया, अब इसको हम क्या बोलेंगे, जो खाना आया है इसको बोलेंगे स्टिमुलस, क्योंकि इसने कुत्ते के लिए एक रिस्पॉन्स निकाला, ठीक है, स्टिमुलस, या फिर बोलेंगे उद्दीपक, ठीक है। कुत्ते में एक रिस्पॉन्स आया। अब ये क्योंकि नेचुरल चीज है, जो खाना है ये नेचुरल है, तो इसे हम बोलेंगे अनकंडीशनड, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड, ठीक है। अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलेंगे, ठीक है, किसको, खाने को। अब जो कुत्ते के मन में, या फिर कुत्ते के क्या बोलते हैं, जो राल आई है, जो स्लाइवा आया है निकल के, जो स्लाइवा आया है निकल के, इसे क्या बोलेंगे, एक तो पहली बात रिफ्लेक्स है, मतलब कि एक टाइप का रिस्पॉन्स निकला है, ठीक है। अभी जो ये रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, कौन सा है, अनकंडीशनड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। उसने अनकंडीशनड स्टिमुलस देखा, जिसको देखकर उसके अंदर एक्शन निकला, एक रिस्पॉन्स आया, राल टपकी, स्लाइवा निकला, जिसे हमने बोला अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, उद्दीपक, और अनकंडीशनड का मतलब होता है अनानुबंधित, अनानुबंधित उद्दीपक, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब कि अनानुबंधित अनुक्रिया, ठीक है भाई। हिंदी थोड़ी मैं अभी सीख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, अभी हिंदी में दिखा देंगे, चिंता मत करो, अभी जो समझा रहा हूँ वो समझो, ठीक है। ये बात हुई क्लियर, क्या क्या चीज निकली इसके अंदर से। अब देखो, अब एक इसमें एंट्री होती है सीटी की। अब इस केस में एंट्री होती है किसकी, सीटी की। ये आ गई भाई सीटी अपनी, ये आ गई सीटी, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब इसको हमने एसोसिएट किया, क्या किया, एसोसिएट, है ना, एसोसिएट किसको, सीटी को हमने एसोसिएट किया, सीटी को एसोसिएट किया खाने से, कैसे। अब जब खाना आया, मतलब जब खाना आने वाला होता है, जब सीटी बजती है, सीटी बजती है तो खाना आता है, सीटी बजती है तो खाना आता है, ठीक है। अब जो इसके मन में अभी रिफ्लेक्स आ रहा था, जो रिस्पॉन्स आ रहा था, वो अनकंडीशनड था, ठीक है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर खाना होना, अगर खाना नहीं हो, खाने को छुपा लो, ठीक है, मैं एक और को छुपा देता हूं, अगर खाना ना हो, सिर्फ सीटी सीटी हो, ठीक है, तो क्या कुत्ते के मन में, या फिर कुत्ता जो रिफ्लेक्स दिखा रहा था राल टपकाने का, क्या वो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा,
मतलब कि जो फिलहाल यहाँ पे जो सिटी है वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। मतलब कि इसके होने या ना होने से फिलहाल जो बैक हमारा कुत्ता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। न्यूट्रल स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस। हिंदी वालों के लिए भाई इसका इसको कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, अभी फिलहाल इसके लिए न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब क्या किया हमने? अब हमने इन दोनों को एसोसिएट करना स्टार्ट किया। किसको? खाने को। 2 सेकंड में। अब हमने एसोसिएट करना स्टार्ट किया। किसको? क्या हो गया ये? अब हमने एसोसिएट करना स्टार्ट किया खाना और सिटी एक साथ। सिटी बजी खाना आया, सिटी बजी खाना आया, सिटी बजी खाना आया, सिटी बजी खाना आया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि कुत्ते के दिमाग में एक साइकिक मतलब मेंटल एक मेमोरी बन गई। ठीक है, एक मेंटल मेमोरी बन गई, मेंटल मेमोरी बन गई, जिसकी वजह से अब अगर सिर्फ सीटी भी बजेगी, अगर सिर्फ सीटी भी बजेगी तो उसकी राल टपकेगी। क्लियर हुई बात? पहला क्या? सिर्फ कुत्ते को खाना देख के राल टपक रही थी, फिर हमने क्या किया? सीटी बजाई खाना आया, सीटी बजी, सीटी बजाई खाना आया, सीटी बजाई खाना आया। ठीक है, दो चीज भी है। अब क्या हुआ कि अगर अब सिर्फ सीटी भी बजेगी ना, अब सिर्फ सीटी भी बजेगी तो उसके मन, उसके राल आएगी, मतलब उसका सलाइवा, उसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर है बात? चलो, अब खाने को उठा देते हैं। अब आ जाओ सिर्फ इस सीटी पे। अब ये सीटी है, जो पहले ये न्यूट्रल स्टिमुलस था, जो पहले ये न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब ये बन चुका है कंडीशनड स्टिमुलस। क्या? कंडीशनड, अनुबंधित, है ना? अनुबंधित ही होगा ना सो? हाँ, अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब वो जो हमारे अंदर से कोई भी रिएक्शन निकाले, कंडीशन स्टिमुलस। अब जो इसके कुत्ता जो बैक है, इसके अंदर जो राल टपक रही है, जो इसके सलाइवा आ रहा है, इसका रिएक्शन आ रहा है, इसे हम बोलेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशन रिस्पॉन्स। ये बात क्लियर हुई? पूरी जो चीजें समझ आई, पूरी चीज समझ आई? ठीक है, क्लियर है बात? अब आ जाओ एक बार इसका कंसाइज रूप से एक इसकी थ्योरी बस लेंगे। ठीक है, ये चीज है, यही चीज सिखाई हमने। क्या देखा कि कंडीशनिंग से पहले, बिफोर कंडीशनिंग, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कौन था? रिफ्लेक्स था। ठीक है, रिफ्लेक्स कौन सा? इनवॉलेंटरी, जिसपे इसका खुद का कोई काबू नहीं था, इसका खुद का कोई भी काबू नहीं था। ये था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्लियर बात? इसका सलाइवा। उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस आया। न्यूट्रल मतलब जिसका इस कुत्ते पे कोई फर्क नहीं था, जिसका इस कुत्ते पर स्वाभाविक, है ना? स्वाभाविक ही था। सॉरी, एक बार टाइम देना। हाँ, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, फिर ये आया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं कुत्ते का। कुत्ते कुछ पता नहीं भाई, बताता रहा तू सिटी, मुझे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के दौरान सीटी बजी खाना, सीटी बजी खाना, सीटी बजी खाना, तो इसने एसोसिएट कर लिया, दोनों स्टिमुलस को एसोसिएट कर लिया। ठीक है, दोनों स्टिमुलस थे, पहले एक कंडीशनल स्टिमुलस था और एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। अब इसने दोनों स्टिमुलस को एसोसिएट कर लिया। जैसे कि हमने गेंदे के फूल पे जब मार पड़ी थी तो हमने गेंदे के फूल को मार से एसोसिएट कर लिया था, वैसे ही इसने सीटी को एसोसिएट कर लिया किसके साथ? खाने के साथ। क्लियर? तो अब जो ये न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब ये कंडीशनड स्टिमुलस बन चुका है। अब क्या बन चुका है? कंडीशनड स्टिमुलस। और जो इस कंडीशनड स्टिमुलस मतलब सिर्फ सीटी बजते ही जो राल टपकना आएगा, वो हो जाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। वो क्या हो जाएगा? कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये थ्योरी आप सबको आती थी, आती थी। इसमें कुछ नया सीखने को शायद मिला हो, अभी नहीं, अभी तो हम सीखेंगे। और ठीक है, अभी तो ये ट्रेलर था, अब नई चीजें आएंगी आगे। ठीक है,
अब आप ये बताओ मुझे, जो इसका यहाँ पे रिस्पॉन्स निकला, मतलब जो रिफ्लेक्स निकला, और जो इसका यहाँ पे रिफ्लेक्स निकला, क्या वो दोनों सेम है? नहीं। आप बोलोगे नहीं, सेम नहीं है। इधर तो जो उसका रिफ्लेक्स निकल रहा था वो इनवॉलेंटरी था, मतलब कि जो स्लाइवा निकल रहा था वो अनइच्छिक था। इस मतलब कुत्ते का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल क्लियर बात है, कंट्रोल यहाँ पे भी नहीं है। पर अब ये जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्स है, वो क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी निकला। वो जब उसके दिमाग में एक मेंटल मेमोरी बन चुकी है ना, उसके दिमाग में एक मेंटल मेमोरी बन चुकी है, उसके बेसिस पे निकल रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे निकल रहा है। ठीक है, तो पहली बात क्या पता लगी। अब चलते हैं एक बार 11th की साइकोलॉजी वाली बुक पे, देखो यहाँ पे देखो। अभी हम करेंगे धीरे धीरे सारा कवर, चिंता मत करो। यहाँ पे क्या पता लगी कि पहली बार हमने काम किस पे किया, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस पे काम किया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस पे काम किया। अब आप देखो यहाँ पे आ जाओ, टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस है ना, दो टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस होते हैं, लिख लो भाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, पेपर में आएगा। ठीक है, टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस। ठीक है, पहला फिजियोलॉजिकल, पी एच वाई, सॉरी गलत होगी, पी एच वाई एस आई ओ एल ओ जी आई सी ए एल, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। और दूसरा होता है साइकिक रिस्पॉन्सेस, पी एच वाई, सॉरी यार क्या लिख रहा हूं मैं, पी एस वाई सी एच आई सी, साइकिक। ठीक है, स्पेलिंग होगी। ठीक है, साइकिक रिस्पॉन्सेस। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस, फिजियो फिजियोलॉजिकल, शारीरिक, ये कुछ स्क्रीन में दिक्कत आ गई थी है ना, तो अब सही हो चुकी है। चलो, हम क्या बात कर रहे थे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है, फिजियोलॉजिकल का मीनिंग होता है शारीरिक, हिंदी में। ठीक है, मैंने अभी सामने बोला इसका फिजियोलॉजिकल मीनिंग इन हिंदी, शारीरिक। मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलस, मतलब कि जो आपके बल में नहीं है। ठीक है, आपके पीछे से किसी ने थप्पड़ मारा और आपने घुमा के बिना देखे थप्पड़ मार दिया। ठीक है, समझ रहे हो। फिर देखा, ये तो बड़े भैया थे है ना, बड़े भैया थे, तो क्या, फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स, मतलब कि जो बिना आपके मतलब आपकी खुद की मर्जी से निकला हो, आपने बिना देखे आप हाथ उठा और चमका दिया, समझ रहे हो, तो क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेज पे, जो इसके इसमें जो फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पे जो इसकी जीभ से राल टपक रही थी, वो था फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें इस कुत्ते का कोई भी हाथ नहीं था, ना मेंटल प्रोसेसिंग का हाथ था, मतलब बस निकल रहा था सलाइवा। अब सेकंड बात करते हैं साइकिक, मानसिक रिफ्लेक्स, मानसिक मतलब कि जो मानसिक रूप से। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इसकी कंडीशनिंग हुई, इसके मेंटल में, इसके दिमाग में क्या बन गया, इसके दिमाग में इंप्रेशन ऑफ मेमोरी बन गई, एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होगी, एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होगी कि सीटी बजेगी तो सलाइवा निकलेगा। ठीक है, सीटी और खाना आया तो इसके दिमाग में एक मेंटल सेट ऑफ इमेजेस या मेंटल इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी, मानसिकता। ठीक है, जिसकी वजह से अब चौथी कंडीशन में, आफ्टर कंडीशनिंग, जब इसके मुंह से जो सलाइवा निकला है ना, वो अब फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स नहीं रहेगा, वो अब हो जाएगा साइकिक रिस्पॉन्स। कहां से आ रहा है, उसके दिमाग में पहले एक स्टोर्ड अप इंप्रेशन ऑफ मेमोरी है। अब जो रिफ्लेक्स ये आ रहा है कौन सा, सलाइवा निकलने का, ये कौन सा है, साइकिक रिस्पॉन्स। ठीक है, पेपर में आता है, दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बारे में वो और देखने वाले हैं।
ठीक है, अब साइकिक रिस्पॉन्स, जो ये साइकिक रिस्पॉन्सेस है, इसको हम और क्या कह सकते हैं बताओ? इसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स भी तो कह सकते हैं। क्या? कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स अनुबंधित अनुक्रिया, है ना? कंडीशन रिस्पॉन्स भी तो कह सकते हैं। कोई बात क्लियर? ये लिख लिया। टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस कौन से? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और साइकिक रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल जो इनवॉल्टरी होते हैं, है ना, और जो कि हमारे हाथ में नहीं होते। साइकिक, जब हम बहुत सारी एसोसिएशन कर लेते हैं तब हमारे दिमाग में एक मेंटल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाती है, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स, जो रिफ्लेक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा? साइकिक साइकिक रिफ्लेक्स। ये टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्स लिखो यार, यहाँ पे रिस्पॉन्स मत लिखो, टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्स लिखो, रिफ्लेक्स। क्लियर है बात? कोई बात यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये कुछ रियल एक्सपेरिमेंट को ऐसा कुछ था, इसको बांध दिया गया था, इसके यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट सा करके एक स्लाइवर ट्यूब निकाल के एक मतलब उसमें जार में डाल दी गई थी, देखने के लिए कि भाई कितना स्लाइवा किस टाइम पे कैसे निकल रहा है। ठीक है, कोई बात क्लियर? वाइल वर्किंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, लिखा हुआ ना, मैंने मार्क किया हुआ, वाइल वर्किंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके दिमाग में क्या चीज आई? क्या ऐसा हो सकता है? ठीक, चलो अब आ जाओ, ये जो चीज हमने पढ़ी, न्यूट्रल स्टिमुलस पढ़ लिया। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? बेल है, क्या बोलते हैं, सीटी है, जिसका अभी फिलहाल कुत्ते पे कोई फर्क नहीं है। न्यूट्रल स्टिमुलस, बिल्कुल बात क्लियर। अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसकी वजह से अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, ऐसी कोई चीज जो हमारे अंदर से कोई भी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स निकालते हैं ना, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब नेचुरल चीज क्या है? फूड है। अनकंडीशन मतलब कि जिसको, जिस स्टिमुलस को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है हमारे अंदर से रिस्पॉन्स निकालने के लिए। क्या खाने को हमारे अंदर क्या खाने को कंडीशन किया गया है हमारे अंदर से कोई रिस्पॉन्स निकालने का? नहीं, खाने को देखती वैसी राह आती है ना, दाल तो वैसी आती है ना? तो ये चीज सलाइवा, कोई बात क्लियर? ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? फूड है। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस जब हमने एसोसिएट किया दोनों स्टिमुलस को, कौन कौन से? सीटी को, जो फिलहाल न्यूट्रल स्टिमुलस है, और दूसरा, दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। जब इन दोनों को हमने एसोसिएट किया तो जो अब सीटी है वो क्या बन चुकी है? वो न्यूट्रल स्टिमुलस से बन चुकी है कंडीशन स्टिमुलस। क्लियर है बात? अब सीटी भी बजेगी तो उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा। ठीक है, जब खाना दिखता है उसके मुंह से सलाइवा आता है, इसका मतलब वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? जब सीटी बजी और खाना मतलब उसके मुंह से सलाइवा आया। ठीक है, क्लियर है बात? ये आ गया स्वाभाविक उद्दीपक न्यूट्रल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक अनकंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक कंडीशन स्टिमुलस, उसके बाद अनुबंधित अनुक्रिया अनकंडीशन रिफ्लेक्स या फिर रिस्पॉन्स, और अनुबंधित अनुक्रिया क्या हो जाएगा आपका? कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, या फिर रिस्पॉन्स। अब यहां पे लिख लो, अब दोनों रिफ्लेक्स जो हमने पढ़े, अनकंडीशन रिस्पॉन्स वाला खुद बताओ कौन सा रिफ्लेक्स होगा? अनकंडीशन रिस्पॉन्स वाला खुद बताओ कौन सा रिफ्लेक्स होगा? कौन सा रिफ्लेक्स होगा भाई? रिफ्लेक्स होगा फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स, है ना? और कंडीशन रिस्पॉन्स वाला कौन सा रिफ्लेक्स होगा? साइकिक रिफ्लेक्स। ठीक है, इन्हीं के साइड में लिख लेना, फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स, पी एच वाई एस आई ओ एल ओ जी आई सी ए एल, फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स। और ये साइकिक रिफ्लेक्स। ठीक है, कोई बात क्लियर? ठीक है, सम्मानित है, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण। यार आज थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब क्या सेकंड पॉइंट हमने किया? डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड पॉइंट क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभेदीकरण। मतलब कि उसको पता होगा कि जिस सिटी के साथ मेरा एसोसिएशन हुआ है फूड के साथ, उसी सिटी के लिए उसका मुंह से सलाइवा निकलेगा। उसके अलावा आप कोई भी सिटी उसके सामने बजाते रहो, उसको कुछ भी फर्क, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात है।
क्या समझ आया? डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, भेद कर पाएगा वो अलग अलग सीटियों की आवाज में, वो सिर्फ उसी सीटी के लिए सलाइवा निकालेगा जिस सीटी से उसका एसोसिएशन हुआ है खाने के साथ। ठीक है, क्लियर बात। तीसरा पॉइंट क्या है? एक्सटिंक्शन, विलोपन। क्या? एक्सटिंक्शन। उसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ लाइक अब हमारी सिटी हो चुकी, कंडीशन स्टिमुलस बन चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ उसके सामने हम वही सीटी बजाते रहें, सीटी लगातार बजाते रहें बजाते रहें बजाते रहें और खाना आए ही ना, तो वो भूलने लग जाएगा इस एसोसिएशन को। ठीक है, वो इस एसोसिएशन को भूलने लग जाएगा। मतलब कि अगर आप उसके सामने से एक बार सीटी बजाई, शायद उसके मुंह से सलाइवा निकले, सेकंड बार शायद निकले, थर्ड बार निकले, पर शायद चौथी बार सलाइवा निकले। क्यों? क्यों निकले? क्यों? क्योंकि अब जो एसोसिएशन है खाने का और सीटी का, वो अब कमजोर होता जा रहा है क्योंकि उसको खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक्सटिंक्शन, विलोपन, अब वो उस चीज को भुलाता जा रहा है। क्लियर बात। अब चौथा पॉइंट आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या कि अब वो भूल चुका है, अब वो भूल चुका है, फॉर एग्जाम्पल सिटी और क्या बोलते हैं खाना, सिटी और खाना अब वो भूल चुका है। ठीक है, अब वो भूल चुका कि जब सीटी बजाएगी मुझे सेलिब्रेट करना है, पर जब नेक्स्ट टाइम जैसे ही उसका हम एसोसिएशन उसके सामने एसोसिएशन करके दिखाएंगे सीटी का और खाने का, उसके जो भी उसने चीजें सीखी हुई थी पहले उसको एकदम से याद आ जाएंगी। मतलब कि जो हमें स्टार्टिंग में जितना एसोसिएट करने में जितने टाइम्स लगे थे, लाइक जो एसोसिएशन है खाने की और सिटी की, ये तो है नहीं कि एक बार में होगी होगी, एक बार में तो नहीं होगी, है ना? तो अब क्या हो जाएगा, अब उसके एकदम से जो अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, इसमें क्या उसकी जो एसोसिएशन जो उसने भुला चुकी है उसको एकदम से याद आ जाएगी। ठीक है, फिर बात। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तो ये 4 पॉइंट किसने जैसे पैवलोव साहब ने अलग से किए थे। जर्नलाइजेशन, जिसमें वो आवाज को जर्नलाइज कर देगा, सीटी के अलावा कुछ भी सिमिलर सी साउंड सुनाई देगी तो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, जिसमें वो सीटी की आवाज को और बाकी आवाज को क्या कर लेगा, हमें भेद कर देगा। जिस सीटी की आवाज के साथ उसका क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है खाने के साथ, उसी सीटी की आवाज पे वो सेलिब्रेट करेगा, बाकी को इग्नोर करेगा। एक्सटिंक्शन, जब हम सीटी और खाने को एक साथ प्रस्तुत करना बंद कर देंगे, या फिर जब सीटी को सिर्फ और सिर्फ सीटी को बजाते रहेंगे तो वो एक दो बार सेलिब्रेट करेगा, और तीसरी चौथी बार शायद ही करे। क्यों? क्योंकि खाना उसके सामने आ नहीं रहा, तो उसको भूल जाएगा, विलोचन। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जैसे ही वो भूल चुका है और जैसे ही हमने सिटी और खाना एक साथ प्रेजेंट किया तो उसके दिमाग में एकदम से वो चीज याद आ जाएगी और अगली बार से फिर से वो सिटी की आवाज पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये 4 चीजें थी। ठीक है, ये 4 चीजें थी। ये थी सामान्यकरण, विभेदीकरण, विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात? चलो, ये होगी यहाँ तक की बात क्लियर। ये मिट जा, होगी बात क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे। अब लिखना, आपने लिख लिया वो जो भी 4 फैक्टर्स करे ये लिख लिया होंगे। अब आ जाओ। अब देखो इसमें हमने क्या देखा कि जो खाना था, ये लाइक मैंने बना दिया खाना, ये खाना था और ये सीटी थी, है ना? इन दोनों स्टिमुलस को हमने क्या किया, एसोसिएट किया। तो इन दोनों को स्टिमुलस को हमने एसोसिएट किया, तो इसीलिए जो ये थ्योरी है इसे हम एस एस लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। एस एस लर्निंग थ्योरी। ठीक है, कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक अनकंडीशनल यार डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो इसी क्या कहते हैं हम, एस एस लर्निंग थ्योरी। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? क्या हो गया? ठीक है, एस एस लर्निंग थ्योरी बात किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया, एसोसिएट किया फूड को किसके साथ, सीटी के साथ। एसोसिएट किया फूड को और सब्स्टिट्यूट कर दिया सीटी के साथ। ठीक है, यही तो हुआ है, एसोसिएट किया फूड को और सब्स्टिट्यूट कर दिया सीटी के साथ। तो इसलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, जो ये प्रिंसिपल है, तो ये जो थ्योरी है लिखो, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एसोसिएशन
एंड सब्स्टिट्यूशन। फिर बात ये दिख जाएगा, based on the theory of, based on the principle of association and substitution। ठीक है, पेवलोव के नीचे लिखो, पेवलोव इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। ठीक है, पेवलोव इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। ठीक है, याद रखना मॉडर्न लर्निंग थ्योरी है, मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। क्लियर है बात? ये बात क्लियर? ये सारी चीजें लिख ली। अब बचा क्या है? अब आपके बचे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, रिफ्लेक्सेस हो चुके हैं, एसोसिएशन हो चुकी है हमारी, स्टिमुलस, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन हो चुकी है, सारी चीज क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज बची है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग से हम पहले आपको एक चीज बताता हूँ मैं, देखो। ठीक है, अब हमने देख लिया, देखो ये पहले स्टार्टिंग में से एलएसटीडी और एमरीड आना था पढ़ाने में, पर अब मैंने आपको एक बेसिक चीजें बता दी है। अब आप खुद भी बता दोगे कि एलिसिटेड बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, एलिसिटेड बिहेवियर और एमिटेड बिहेवियर। ठीक है, अब आप इसमें से खुद ही बता दोगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए कौन सा यूज होता है। मैं इन दोनों डेफिनेशन बोलता हूं। एलिसिटेड बिहेवियर वो जिसमें हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई देख के कोई इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स या फिर इनवॉलेंट्री रिएक्शन फील हो, इसे कहते हैं एलिसिटेड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राउंड में सारे बैठे हैं और आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सारे ताली बजा रहे हैं, उस ताली बजाने को देखने से आपको पता में लगेगा कि कब आप ताली बजाने लग जाएंगे। ठीक है, तो एलिसिट। ठीक है, समझ आ गया? एलिसिटेड बिहेवियर। आप खुद बताओ, एलिसिटेड और एमिटेड में से कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग है? एलिसिटेड। बहुत बढ़िया, इसलिए मैंने बाद में कराया। ठीक है, एमिटेड बिहेवियर अब हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जब हम करेंगे ऑपरेंड कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, कौन सी? स्किनर साहब की। समझ आ गया? तो क्या पता लगा कि एलिसिटेड बिहेवियर कौन सा? जिसमें हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई देख के इनवॉलेंट्री रिएक्शन या रिफ्लेक्स दिखाएं, उसे कहेंगे एलिसिटेड बिहेवियर। और ऐसे करते करते वो बिहेवियर हम प्राप्त कर लेंगे। एलिसिट का मतलब होता है टू एक्वायर, प्राप्त कर लेना। ठीक है, प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना। तो ऐसे करते करते, जैसे कि हमारे कुत्ते बैक ने क्या किया, उसने राल टपकाई, पहली बार इनवॉलेंट्री बिहेवियर था। ठीक है, पहली बार इनवॉलेंट्री एक्शन था उसका, बट धीरे 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 उसने जो इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, जिसका फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, उसने उसको प्राप्त कर लिया। अब वो सीटी पे भी वो रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो ये हुआ एलिसिटेड बिहेवियर। एलिसिटेड को हिंदी में कहते हैं प्राप्त किया हुआ बिहेवियर, प्राप्त किया हुआ, बाहर से प्राप्त किया हुआ। आई बतिया। एमिटेड बिहेवियर, निकलना, जो अंदर से आपके नेचुरल वे में कुछ भी निकल जाए। ठीक है, नेचुरल वे में कुछ भी निकल जाए। ठीक है, निकलना नहीं, निकाला गया व्यवहार। हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, निकाला गया व्यवहार। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, देखो, एलिसिटेड का मतलब प्राप्त किया गया व्यवहार और एमिटेड का मतलब निकाला गया व्यवहार। तो निकाला गया मतलब कि आपको ही नहीं पता, मतलब बैठे बैठे गुनगुनाने लगे कोई भी ट्यून, बैठे बैठे आपने कोई भी ट्यून गुनगुनाने लगे, है ना, या फिर बैठे बैठे या फिर आपने ऐसा कोई डांस मूव कर दिया जो शायद आपने कभी सीखा ही ना हो, है ना, ऐसा कोई डांस मूव कर दिया जो शायद आपने कभी सीखा ही ना हो, या फिर कोई सवाल इस ढंग से सॉल्व कर दिया जो कि मतलब आपने जिस ढंग से कभी किया ही ना हो सॉल्व। समझ रहे हो? ठीक है, तो एमिटेड, इस एमिटेड की हम डिटेल में बात जब स्किनर करेंगे तब। अभी आपको पता लग गया एलिसिटेड बिहेवियर क्या होता है, किसका? क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का हो गया बात। अब आ जाओ, क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी होता है ना, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी होता है। वो क्यों होता है वो देखते हैं। ठीक है, बस ये देख लो, ये इसमें लिखने की क्या चीज है,
लिखने की ये चीज है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, एलिसिटेड बिहेवियर और एमिटेड बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद ये लाइन सीधी सीधी उठ के आती है कि when we make a child to behave in a desired way by adopting some or we are trying to elicit or draw out the behavior from the child, हम उसमें से कुछ मतलब प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलिसिटेड बिहेवियर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यही आएगी लिखी हुई, जो मैंने लाल से मार्क करी है, सेम डेफिनेशन लिखी आती है। क्लियर हुई बात, ये लिख लेना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये हरी वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा दोनों टाइप के बिहेवियर दिखाएगा, एलिसिटेड भी और एमिटेड भी, जब हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुई है। क्लियर है बात, ये सेम टू सेम लाइन 2019 वाले पेपर में उठ के रखी है। क्या लिखा हुआ, व्हेन अ चाइल्ड इज मेड टू डेमोस्ट्रेट द डैश बिहेवियर्स as normal occurring behavior, then we say that behavior modification has taken place, option 1 elicited, option 2 emitted। तो दोनों ही behavior, चाहे वो elicited हो चाहे वो emitted हो, जब दोनों ही behavior एक साथ होंगे, ठीक है, आ जाएंगे हमारे नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में। हमने पिछली क्लास में बात करी थी ना कि भाई ऐसे बिहेवियर जो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के हमारे पास रहे, तो वो लर्निंग में नहीं आते, है ना। एलिसिटेड बिहेवियर और एमिटेड बिहेवियर जब हमारे नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में शो होने लग जाए, तब हम बोल देंगे कि हाँ भाई बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुई है। क्लियर है बात, चलो ये पॉइंट लिख लेना, ये हरे वाला है ना, ये लिख लेना पॉइंट। देयर आर टू फेजेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, दो फेजेस हैं। पहला फेज याद करने की जरूरत नहीं है, पहला फेज वो है चाहे तो आप एलिसिटिंग इफेक्ट, एलिसिटिंग बिहेवियर दिखाओगे, चाहे एमिटिंग बिहेवियर दिखाओगे, उसके बाद कॉन्स्टेंटली उसको करते रहना, बस ये सिंपल चीज है। दो स्टेज है, पहला आपने फर्स्ट टाइम कोई भी एलिसिटिंग बिहेवियर दिखाया या फिर एमिटेड बिहेवियर दिखाया, है ना, और दूसरी बार आपने क्या किया, उस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, तभी आपके अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगी। क्लियर बात, चलो। द प्रोसेस ऑफ हैबिचुएटिंग द चाइल्ड टू रिपीट एंड मॉडिफाई बोथ द टाइप्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड कंडीशनिंग। जब हमने जो एलिसिटिंग बिहेवियर देखा, इसमें कुत्ते के केस में, जब वो उसने बार बार लाल टपकाई 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 और हमने उसको एसोसिएट कर दिया लास्ट में, तो उसका लास्ट में क्या आया, कंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब कि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। तो कंडीशनिंग क्या होता है, जब हम किसी भी हैबिचुएटिंग चाइल्ड को बार बार कोई भी काम को रिपीट करने, मॉडिफाई करने के लिए बोले, तो वो क्या हो जाएगी, कंडीशनिंग। ठीक है, चलो अब ये लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग डिपेंडिंग ऑन द टू टाइप ऑफ बिहेवियर। क्लासिकल कंडीशनिंग इज द कंडीशनिंग ऑफ एलिसिटेड बिहेवियर। लिख लो भाई, ये तो हमने लिख चुका है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी बिहेवियर, किसकी कंडीशनिंग है, एलिसिटेड बिहेवियर की। और ऑपरेंड कंडीशनिंग किसकी कंडीशनिंग है, एमिटेड बिहेवियर की। लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ, ठीक है, पेपर में आएगी तो भाई इसको लिख लो। क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है, कंडीशनिंग ऑफ एलिसिटेड बिहेवियर, और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है, कंडीशनिंग ऑफ एमिटेड बिहेवियर। लिख लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखने वाले हैं कि इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम जब एक एलिसिटेड बिहेवियर करते हैं, ठीक है, बिकॉज द एलिसिटेड बिहेवियर अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ठीक है, एक प्राप्त किया हुआ व्यवहार, कौन सा, स्लाइवा, स्टिमुलस कौन सा, सीटी, है ना, सीटी। पहली बार जो हमने स्लाइवा निकाला वो हमारा इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स था, ठीक है, बट लास्ट में आते आते वो हमारा एलिसिटेड बिहेवियर बन गया, जो हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस बात किस वजह से, सीटी। तो एलिसिटेड बिहेवियर जो एक रिस्पॉन्स में निकले, किसके, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, सीटी बजी, स्लाइवा निकला, एलिसिटेड बिहेवियर निकला, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। तो लिख लो, क्लासिकल कंडीशनिंग इज आल्सो कॉल्ड रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ठीक है, लिख लिया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उसके बाद कंडीशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स, और पैवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्लियर हुई बात, क्लियर होगी भाई बात। ठीक है, अब आ जाओ क्लास 11th की साइकोलॉजी में। ठीक है, वो लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अभी तक बस यही लिखने की चीज है जरूरी, आपका बस मेन समझने का काम है। ठीक है, अब आ जाओ लिखो, अब हेडिंग लिखो, डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग।
डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, हिंदी वालों को दिखा देता हूं भाई। प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक, प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक, ठीक है। डिटरमिनेंट्स क्या है, मतलब कि किस किस चीजों की वजह से जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है। वो क्या क्या है वो देखते हैं अभी हम। पहला पॉइंट लिखो, टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई। क्या लिखना है, पहला पॉइंट बहुत जरूरी है, पहले बता रहा हूं पेपर में आएगा। टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई मतलब कि इसमें हम किस चीज में छेड़छाड़ करते हैं, लाइक किस टाइम पे खाना प्रस्तुत हुआ और किस टाइम सीटी प्रस्तुत करें, ठीक है। सीटी कब बजाएं और खाना कब लाएं, इन दोनों के बीच में हेर फेर से हम टाइम रिलेशन को चेंज कर सकते हैं स्टिमुलाई के, ठीक है। उसके बाद देखो, the classical conditioning procedures discussed below are basically of 4 types based on the time relation between the onset of the condition stimulus and unconditional stimulus। मतलब कि बेसिकली क्या बात करी गई है कि 4 टाइप के तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस में, कि किस टाइम पे सीटी आए और किस टाइम पे खाना आए, तो उस बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। The first 3 are called forward conditioning। फर्स्ट 3 जो हम 4 पढ़ेंगे इसमें से पहली 3, मतलब कि ये 3 अभी लिखना मत, ये 3 कौन सी है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड बैकवर्ड कंडीशनिंग, ठीक है। 3 इनमें से स्टार्टिंग की 3 है उन्हें कहेंगे हम फॉरवर्ड कंडीशनिंग, और जो आखिरी की एक है उसे हम कहेंगे बैकवर्ड कंडीशनिंग, ठीक है। अब देखो, व्हेन सीएस कंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है भाई, और अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है, ठीक है। कंडीशनड स्टिमुलस मतलब सीटी और अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब खाना। जब सीटी और खाना एक साथ लाए जाएं, जब सीटी सीटी बजाई, सीटी और खाना, सीटी बजा दी खाना, मतलब सीटी के बाद खाना नहीं आया, सीटी और खाना एक साथ, ऐसा हो तो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, एक साथ वाली कंडीशनिंग, ठीक है। पूछते हैं क्वेश्चन में कि जब खाना और सीटी एक साथ आए उसे क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद आती है डिलेड कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ठीक है। अब देखो डिलेड कंडीशनिंग, इन डिलेड कंडीशनिंग द ऑनसेट ऑफ सीएस, मतलब कि सीटी पहले बजी उसके बाद खाना आया, सीटी पहले बजी उसके बाद खाना आया, ठीक है। उसके बाद द सीटी, सीएस मतलब कंडीशन स्टिमुलस मतलब सीटी, द सीटी एंड्स बिफोर द एंड ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि सीटी खाने से पहले खत्म हो जाती है, ठीक है। क्लियर बात, सीटी आई फिर खाना आया। उसके बाद देखो ट्रेस कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है, ट्रेस कंडीशनिंग में ये होता है कि सीटी बजी गैप खाना आया। डिलेड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग में यही फर्क है, डिलेड कंडीशन में सीटी बजी उसके बाद सीटी जैसे खत्म हुई फिर खाना आ गया। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है, सीटी बजी गैप थोड़े टाइम का फिर खाना आया, ट्रेस कंडीशनिंग, ठीक है। और बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या, द अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब खाना पहले आएगा और सीटी बाद में बजेगी। क्लियर बात, चारों पॉइंट क्लियर हो गए। ये स्टार्टिंग के 3 होते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग, आखिरी होता है बैकवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग में 3 हो गए, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग मतलब कि खाना और सीटी एक साथ, डिलेड कंडीशनिंग में सीटी सीटी जैसे खत्म हुई फिर खाना आया, रेस कंडीशनिंग में सीटी बजी जैसे सीटी खत्म हुई थोड़ी शॉर्ट टाइम का ब्रेक फिर खाना आया, और बैकवर्ड कंडीशनिंग में पहले खाना आया फिर सीटी बजी। क्लियर बात, ये लिख लेना, ठीक है। और ये ऐसे लिखना, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है। थोड़ी सी आसान भाषा में लिख लेना, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कि जब खाना, इमेज बना लेना, खाना और सीटी एक साथ आए तब, मतलब एक थोड़ी सी आसान भाषा में लिख लेना, ठीक है। ये ऑनसेट ऑनसेट बाद में आपको समझ नहीं आएगा, डिलेड कंडीशनिंग आपको समझ आ गई जैसे मैंने बताया वो कर लेना, ठीक है बात। चलो अब देखो, इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट डिलेड कंडीशनिंग प्रोसीजर इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एक्वायरिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। जो पेवलोव ने भी बैक पे इस्तेमाल किया, कुत्ते पे इस्तेमाल किया,
वो भी डिलेड कंडीशनिंग थी, सीटी बजाई, सीटी जैसे खत्म हुई फिर खाना आया, समझ रहे हो? तो डिलेड कंडीशनिंग मोस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है, ठीक है। और जो ये होती है साइमल्टेनियस और ट्रेस कंडीशनिंग होती है, ये भी ठीक रहती है, पर ना इसमें बहुत ज्यादा बार नंबर ऑफ टाइम्स हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ टाइम्स हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है सीटी और खाने का, ठीक है। तो ये, और जो बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है वो बहुत ही रेयर होती है, तो वो तो किसी काम की नहीं। पहला पॉइंट क्लियर कि टाइम को कैसे चेंज करके हम कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग को कर सकते हैं। टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई, ठीक है। हिंदी में देखो भाई, हिंदी में आ जाओ, ये रहा, इसको भाई इंग्लिश में ही याद करना, हिंदी में याद मत करना। सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन और पश्चगामी अनुबंधन, ठीक है भाई। आज दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस जहां पे सीटी थी, सॉरी, जहां पे अनकंडीशनल स्टिमुलस खाना था, तो यही बोला गया है, क्वेश्चन आएगा कि अनकंडीशनल स्टिमुलस से कितने टाइप्स होते हैं। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के दो टाइप्स होते हैं, एपिटेटिव और एवर्सिव। एपिटाइटिव मतलब कि जो हमें खाना, भूख, पीना, ठीक है, इन सब से रिलेशन हो, ठीक है। एपिटाइट हम बोलते हैं ना, मेरा तो एपिटाइट बहुत स्मॉल है, मतलब मेरी भूख, मेरा पेट बहुत छोटा है, मेरी भूख बहुत छोटी है। तो एपिटाइट मतलब कि जिसमें हमें भूख, खाना, पानी, इन सब रिलेटेड से कुछ चीजें आए, तो वो होती है एपिटाइटिव, ठीक है। और एवर्सिव होती है लाइक कड़वा, खट्टा, है ना, और इलेक्ट्रिक शॉक, पेनफुल इंजेक्शन, ये सारी होती है एवर्सिव, जिससे हम एवर्ट करें, मतलब जिससे हम इसको हम दूर करें। क्लियर है बात? समझ गए? एपिटाइटिव मतलब कि जो हमें प्लीजेंट है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, प्यार दुलार, दुलार भी तो हमें देखो, प्यार, जो कोई हमें प्यार करता है वो भी हमें अच्छा लगता है ना, तो वो भी एपिटाइटिव है, ठीक है। मतलब कि जो भी प्लीजेंट चीज है वो आएगी एपिटाइटिव में, और जो भी हमारे लिए बेकार चीज है वो आ जाएगी एवर्सिव में। हमें पीटना, ठीक है, कुछ खट्टा खाना, तीखा खा लेना, है ना, जो भी हमें पसंद नहीं है वो आ जाएगी एवर्सिव में, ठीक है। दो टाइप ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई पता लग गया, एपिटाइटिव और एवर्सिव, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज बीन फाउंड दैट appetitive classical conditioning is slower and requires greater number of acquisition trials। क्या कि एपिटाइटिव क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब जो हमें प्लेजर वाली कंडीशनिंग होती है वो थोड़ी सी स्लोअर होती है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो ज्यादा लगते हैं, ठीक है। एसोसिएट करने में नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा लगते हैं। पर जो एवर्सिव होती है, मतलब कि जो हमें पसंद नहीं है, मतलब जो हमें दुख दर्द पहुंचाने वाली है, वो तो एक दो तीन ट्रायल में ही, मतलब कि एक अच्छी खासी उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। और उसके लिए हम रिफ्लेक्स निकालना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खुद बताओ, आप एक बहुत ही अच्छी जगह बेफल खा के आए, या फिर कुछ भी एक बहुत ही एक टेस्टी, बेफल में वॉफर होता है, ठीक है, तो कुछ भी एक समझ आ गया ना। तो आप एक जगह पे जाके कुछ भी अच्छी चीज खा के आए, ठीक है, खा के आए, वो आपका एपिटाइटिव अनकंडीशनल स्टिमुलस। एपिटाइटिव में हर चीज आ जाएगी जो हमें अच्छी लगती है, अगर हमें कोई प्यार करेगा वो भी हमें अच्छा लगेगा, है ना, कोई हमारी केयर करेगा वो भी हमें अच्छा लगेगा, तो वो एपिटाइटिव में सारी चीज आ जाएंगी, ठीक है। तो हम कुछ चीज खा के आए, हमें अच्छी लगी, पर ये हो गया एपिटाइटिव अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद हम आते आते एक ऐसी चेयर पे बैठ गए जिसमें शॉक था, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, जिसमें था इलेक्ट्रिक शॉक। तो एकदम से बैठे खड़े हो गए, है ना। तो अब हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक शॉक है उस चेयर में, तो ये क्या हो जाएगा, एवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई। अब अगर वो उस चेयर में हमने वो ठीक भी करवा दिया, इलेक्ट्रिक शॉक जिस भी रीजन से लग रहा था, तब भी हम उस पर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जो एवर्सिव क्लासिकल कंडीशनिंग, जो एवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई होता है, वो हमें जल्दी, मतलब उससे उसको हम जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो ये चीज लिखी हुई है कि एवर्सिव क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है, एवर्सिव क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है, इज एस्टैब्लिश्ड इन वन और टू और थ्री ट्रायल्स डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई। क्लियर होगी बात? तो टाइप ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई पता लग गया कौन कौन से, दो होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो तीसरा, तीसरा देखो इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलाई। इसमें बस सिंपल चीज यही है
कि जितना जितना ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी कंडीशन स्टिमुलाई की होगी उतनी ही जल्दी हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स निकलेगा। ठीक है, क्लियर बात, सिंपल। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी एक एपिटेटिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई की होगी जो कि बाद में कंडीशन बन जाएगा, उतनी ही जल्दी हमारा क्या निकलेगा, रिस्पॉन्स निकलेगा। ठीक है, उतनी ही जल्दी हमारा रिस्पॉन्स निकलेगा। बिल्कुल बात है, क्लियर है। बस इट मीन्स दैट मोर द इंटेंस द कंडीशन स्टिमुलाई द फ्यूअर आर द नंबर ऑफ एक्विजिशंस ट्रायल नीडेड फॉर कंडीशनिंग, कि उतना ही कम टाइम लगेगा कुछ चीज को सीखने में। ठीक है, हिंदी वाले भाई देख लो भाई। अनु अनुबंधित उद्दीपक के प्रकार, परिवर्तयात्मक और विमुखी, और अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता। ठीक है, कोई बात क्लियर ये वाली, कुछ चीज नई सीखने को मिली। ठीक है, नई चीज सीखने को मिली, ये सारी चीज लिख ली होंगी, क्लियर है, लिख ली। अब देखो, अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है हमारी स्टडी में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये हमारी क्लास है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये हमारे डेस्क है, सारे मैंने मान लिया डेस्क है। यहाँ पे टीचर खड़ा है, ये मैंने मान लिया टीचर खड़ा है। ठीक है, ये बच्चे बैठे यहाँ पे, ये बच्चे बैठे। ठीक है, अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। देखो, हम में से काफी सारे बच्चे मैथ से डरते हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं कि जोड़ घटा हमें आता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारे हमारे क्या बोलते हैं, हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग हो चुकी है बचपन में। कैसे, देखो, टीचर क्लासरूम, जो टीचर है और जो क्लासरूम है, जब स्टार्टिंग की बात करो, जब आप क्लास में गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5th 6th तक भाई, 4th 5th तो सबको मैथ आती है, उसके बाद मैथ में डर लगना स्टार्ट होता है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, आप क्लास में गए, आपने 6th क्लास में एंटर किया। ठीक है, एंटर किया आपने। अब आपके लिए जो टीचर है, जो आपके लिए टीचर है, जो क्लासरूम है, वो सारे अनकंडीशनल स्टिमुलस हैं। जैसे उसके केस में खाना था, मतलब कि ये आपके अंदर से रिस्पॉन्स निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। अब टीचर के सामने आप अफेक्शन वाला रोल निभाते हैं, क्लासरूम में आप एक केयरिंग रोल निभाते हैं, ये सभी निभाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है जो कि आपके अंदर से रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं। पर अब क्या हुआ, अगर टीचर अच्छा हुआ, टीचर अच्छा हुआ, और अभी आपके लिए जो मैथ है फिलहाल न्यूट्रल स्टिमुलस है, आपको मैथ से अभी फिलहाल कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी आपको ना पता मैथ कैसी होती है, मैथ हार्ड होती है, मैथ आसान होती है। अभी आपको मैथ से, उसको स्टार्टिंग में सीटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी फिलहाल आपको, जैसे आपने क्लास में एंटर किया, आपको फिलहाल मैथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पर डिसाइड कैसे होगा, अब उसको सीटी की आवाज, जो कुत्ता है उसको सीटी की आवाज अच्छी क्यों लगने लगी, क्यों, क्योंकि उसका खाना आ रहा था, उसका एपिटेटिव अनकंडीशनल स्टिमुलस उसके सामने था, जो चीज उसको अच्छी लगी थी उसके साथ उसका रिलेशन किया गया। ठीक है, मतलब कि खाना एक अच्छी चीज थी, न्यूट्रल चीज क्या थी, सीटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सीटी से, है ना। तो अच्छी चीज का न्यूट्रल चीज क्या रिलेशन बनाया गया, तो जो न्यूट्रल चीज थी वो अच्छी बन गई। ठीक है, अब यही बात यह है कि जो आपकी अभी फिलहाल अनकंडीशनल स्टिमुलस, यहाँ पे जो टीचर और क्लासरूम एनवायरनमेंट है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी टीचर और आपका एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, तो जो आपका फिलहाल न्यूट्रल स्टिमुलस है जो कि मैथ, वो भी, उसमें भी आपको अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा, वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। क्यों भाई, टीचर अच्छा है तो टीचिंग मेथड उसके अलग अलग होंगे, वो अलग अलग इंटरेस्टिंग वे से सिखाएगा, समझ रहे हो। और अगर टीचर, क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हुआ, क्लासरूम भाई बहुत ही डार्क हुई, ग्लूमी हुई, वेल एयर कंडीशन नहीं हुई, है ना, और टीचर डांटने वाला हुआ, मारने फटकारने वाला हुआ, तो आपका जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो एवर्सिव वाला है, एवर्सिव वाला। तो जो अब आपका क्या बोलते हैं, सीटी, या फिर मतलब जो आपके लिए अभी जो मैथ है, वो अब आपके लिए भी बेकार बन जाएगी, वो अब आपके लिए एवर्सिव बन जाएगी, जिसको आप इग्नोर करना चाहोगे। तो जिसकी वजह से हम में से काफी सारे बच्चों की अभी तक मैथ में दिक्कत है, मतलब मैथ से डरते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि वो जोड़ घटा नहीं कर पाएंगे,
इट्स ओनली बिकॉज कि उनको एक तो देखो एनवायरमेंट सबको एक सेम सा मिला होगा स्कूल में, ठीक है, इट्स ओनली बिकॉज कि काइंड ऑफ टीचर उसे कैसा मिला, क्लियर बात। तो इस एक या दो क्लास की टीचर की वजह से आपका जो मैथ का है, मैथ सीखने का जो नजरिया है वो पूरी जिंदगी भर बदल चुका है। समझ रहे समझ रहे, तो ये चीज है। इसलिए मतलब ये है एजुकेशन इम्प्लीकेशन कि हमें बच्चे का जो अनकंडीशनल स्टिमुलेशन जो टीचर है और जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो उसका अभी न्यूट्रल स्टिमुलेशन फॉर लाइक उसका सब्जेक्ट है वो भी एक प्लीजेंट रूप में बदल जाए। क्लियर बात, होगी बात क्लियर। तो ये था पूरा क्लासिकल कंडीशनिंग का कोरा चिट्ठा आपके सामने, ठीक है। कंडीशनिंग ऑफ एल्सिड बिहेवियर देख लिया हमने, एक बार देख लेता कुछ बचा ना गया हो। एसएस लर्निंग देख लिया, क्लासिकल कंडीशनिंग के दूसरे नाम देख लिए, कंडीशनिंग होती कैसे है वो देख ली, नोबल प्राइज फॉर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देख लिया, डिटरमिनेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग देख लिया, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग देख लिया, एक्सटिंक्शन, रिकवरी, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन देख लिया, ठीक है। रिफ्लेक्सेस देख लिए दो टाइप के, फिजियोलॉजिकल और साइकिक, ठीक है, देख लिए। उसके बाद उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। तो चीज क्लियर हुई, कुछ चीज लगी, नई चीज सीखी, ठीक है। अब इसके हम करेंगे क्वेश्चंस, क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब देखना झट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। जितने भी मेरे को मिल पाएंगे प्रीवियस ईयर की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी आप कोई भी करके देख लेना, आपसे A to Z सारे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक चीज सीखी थी, हमने याद करो जब हमने क्लास नंबर 4 या 5 में E.L. थॉर्नडाइक वाली थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने उसके सेकेंडरी लॉस में एसोसिएटिव शिफ्टिंग की थ्योरी, एसोसिएटिव शिफ्टिंग देखी थी ना, एसोसिएटिव एसोसिएटिव शिफ्टिंग देखी थी, बिल्कुल देखी थी भाई, सेकेंडरी लॉस में। तो एक सवाल ये आता है कि जो थॉर्नडाइक की एसोसिएटिव एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो सेकेंडरी लॉ है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन 2 ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन 3 क्या बोलते हैं पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी डेवलपमेंट है, और एक और ऑप्शन तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें हमने शिफ्ट नहीं किया एसोसिएट को, किसको, स्टिमुलस को, स्टिमुलस को किसको शिफ्ट किया, पहले खाना था, खाने से हमने शिफ्ट कर दिया किस पे, सिटी पे। तो एसोसिएटिव लिख लो, एसोसिएटिव शिफ्टिंग ऑफ थॉर्नडाइक रिलेटेड टू दिस, और बॉक्स में कर लेना, ठीक है। एसोसिएटिव शिफ्टिंग ऑफ थॉर्नडाइक इज रिलेटेड टू दिस, कोई बात क्लियर, रिलेटेड टू दिस थ्योरी, कोई बात क्लियर। तो A to Z सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। एक ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स बचा हुआ है और एक हैबिचुएटिंग बची हुई है। हैबिचुएटिंग तो आपको बता देता हूँ, हैबिचुएटिंग क्या होती है, जब हम कोई, चलो बता देता हूँ, ठीक है, देख लो। ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स मतलब कि आप एग्जांपल क्या है, आप एक कमरे में शांति से बैठे हुए हो, ठीक है, एकदम से बाहर डीजे की आवाज आई, तो आपने दिखाया ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स। अभी फिलहाल आपको ये जो आवाज है बाहर की तंग करेगी, क्यों, आप अंदर पढ़ रहे थे, अंदर पढ़ रहे थे और बाहर डीजे की आवाज आई, तो आपने ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स दिखाई, जिसकी वजह से आप थोड़े से तंग हुए, आपने हिलना डुलना स्टार्ट किया, कोई ऐसा कुछ काम किया कि उसकी आवाज ना आए, ठीक है। पर ये जो आपको पता है बाहर की डीजे की आवाज कुछ भी कर लो बंद तो होनी नहीं है ना। तो ये ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स धीरे धीरे आप भूल जाओगे, है ना, जो आपने स्टार्टिंग में किए, जो आपने स्टार्टिंग में जो भी प्रयास किए उस बात से हटने के लिए, है ना। तो अब वो आप नहीं कर रहे, क्योंकि क्यों, ये थोड़ी करते रहोगे, पढ़ाई भी ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो जो रिफ्लेक्स किया आपने भूल जाओगे, है ना। अब आप वापिस अपने काम में लग जाओगे। तो इसे कहते हैं ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स, मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और एकदम से कुछ चीजें आ गई जो आपको उस काम से भटकाने वाली हो और उसके लिए आप कोई रिफ्लेक्स करो, तो ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये देख भी लो भाई, ये लो देख लो। ये एग्जांपल है, सपोज इन द विसिनिटी, मतलब बहुत ही शांत कमरे में बैठे हो, आपके साथ में मैरिज हो जाए, ठीक है, जो कि बहुत ही आवाज कर रही हो, तो इन द बिगिनिंग नॉइज डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम यू फ्रॉम वट एवर यूर डूइंग, तो स्टार्टिंग में जो आवाज आएगी आपको डिस्ट्रैक्ट करे किसी भी चीज के लिए, ठीक है, जो भी उसके लिए आप कार्य करोगे उसे कहेंगे ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस, ठीक है। दीज रिफ्लेक्सेस बिकम वीकर एंड इवेंचुअली बिकम्स अनडिटेक्टेबल, है ना, बार बार तो करते रहोगे नहीं। दिस चेंज इज ड्यू टू,
कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्टिमुलाई इट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। मतलब कि एक चीज आपके सामने बार बार दिखाई जाए तो हैबिचुएट हो जाओगे ना। अब थोड़ी देर बाद आपको वो डीजे की आवाज कुछ परेशान नहीं करेगी, आप आराम से पढ़ रहे होगे, तो हैबिचुएट हो जाओगे आप, है ना, हैबिचुएट हो जाओगे। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी भाई सेम टू सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना। ये लिखा हुआ है, माँ के ना उन्मुखीकरण के परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये देख लेना। क्लियर होगी बात, हुई बात क्लियर। तो ओरिएंटेशन ये पूरी लिखना मत, ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स एग्जांपल लिख लेना ताकि समझ आ जाए बाद में, हैबिचुएशन आपको मतलब समझ आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं पीवाईक्यू। होप सो बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी, है ना। तो अब पीवाईक्यू करते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, देखते हैं। ठीक है भाई, हो गया। अब क्वेश्चंस करते हैं, देखो। और एक बात याद रखना, एक बात और याद रखना, इसमें ना जो आप खुद सोचो, लाइक एक हम ना लास्ट में डिफरेंस करेंगे जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कर लेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग हमने कर ली, तो लास्ट में एक डिफरेंस करेंगे। ठीक है, और आपने अभी भी देखा होगा कि इसमें पहली बात तो रिफ्लेक्सेस क्या थे, इनवॉलेंट्री थे, है ना, इनवॉलेंट्री थे ना रिफ्लेक्सेस, और रिफ्लेक्सेस आ रहे थे। उसके बाद इसमें जो जो पार्टिसिपेंट था लाइक कुत्ता, इसमें क्या है, वो पैसिव है। ठीक है, वो एक्टिव नहीं है। यहाँ पे कुत्ता क्या है, पैसिव। उसके बिना मन मर्जी से सलाइवा निकलना, खाना रहा उस खाना खा रहा है, तो यहाँ पे मतलब वो बेसिकली कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ पे कुत्ते का काम क्या है, कुत्ते का कुछ काम ही नहीं है, कुत्ता तो खाना है, अपने आप राल्टा पकड़ी है, समझ रहे हो। तो कुत्ता यहाँ पैसिव है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पर्सन या फिर जो भी एनिमल होता है वो पैसिव होता है। ठीक है, बात क्लियर। चलो लिख लो ये भी कि पार्टिसिपेंट इज पैसिव। क्लियर होगी बात। चलो मैं स्क्रीन चेंज करूंगा और हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, आई होप स्क्रीन चेंज हो गई है। ठीक है, चलो एक बार मैं खोल देता हूँ, ये चीज खुल गई है, 2 सेकंड में ना। ठीक है, देखो पहले देखो, when a behavior is made to demonstrate dash as normal occurring behavior, then we can see that modification has taken place। कि इनमें से इन दो जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि चाहे एमिटेड चाहे एलिसिटेड चाहे बोथ चाहे नीदर, ठीक है, इनमें से कौन सा बिहेवियर जो हमारे नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुई है। अब ये भी लाइन पड़ी है, तो दोनों बोथ एलिसिटेड एंड एमिटेड जब बिहेवियर हमारे नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में आ जाए तब हम बोलते हैं क्या, कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुई है। सिंपल सी बात है। चलो आगे, ठीक है, होगी बात समझ में। चलो ये है भाई 14 नवंबर 2019 का शिफ्ट 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवान पैवलोव। एक्सटिंक्शन दिया भाई, डिस्क्रिमिनेशन दिया, कंडीशनिंग दी और जनरलाइजेशन दी। ठीक है, जनरलाइजेशन दी। अब देखो इसके आगे इसमें इन्होंने लगा दिया हाई ऑर्डर कंडीशनिंग, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमने टर्म्स पढ़ी हुई ना। ठीक है, देखो ऐसी बात नहीं है कि जो हमने पढ़ा दिया वो बिल्कुल एग्जैक्ट सबके आ जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे तो कोई कर नहीं सकता क्योंकि एग्जाम में अपने हिसाब से पेपर बनाएगा, है ना। तो अब आपने देखा कि हमने एक्सटेंशन पढ़ा, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, कंडीशनिंग पढ़ी और जनरलाइजेशन पढ़ी। जब हमने सारी चीज पढ़ी हुई तो सारी चीज आई गई ना इसके अंदर। तो कौन सा 1 2 3 एंड 4 बात क्लियर। अगला जो अगला क्या दिया हुआ है, इन द क्लासरूम कंटेक्स्ट व्हेन वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद पिक्चर्स। जब हम वर्ड्स को एसोसिएट करेंगे पिक्चर्स के साथ तो कौन से टाइप की लर्निंग होगी। सिंपल है, जब हम दो चीजों को एसोसिएट करते हैं, है ना, दो स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं तो किस टाइप की लर्निंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग। सिंपल सी बात है, क्लियर बात। और सिर्फ ये तो वही है जो सिर्फ मेरे को मिले हैं, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन करते टाइम मिलेंगे, है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अडेप्शन ऑफ डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वेशन बिहेवियर। एक सवाल जो मुझे नहीं मिल पाया, एक उसमें था कि क्लासिकल कंडीशन डैश आगे लिख रखा था एमिटेड बिहेवियर, अगला था ऑपरेंट कंडीशनिंग डैश एलिसिटेड बिहेवियर। एक ऐसा क्वेश्चन था मुझे मिल नहीं पाया, आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया है क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है, एलिसिटेड बिहेवियर का, और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसका है, एमिटेड बिहेवियर। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज द कंडीशनिंग फॉर नेचुरल बिहेवियर, बिल्कुल सही है। हमारे नेचुरल बिहेवियर की कंडीशनिंग, नेचुरल बिहेवियर क्या, मुंह से राल्टा पकड़ना, उसकी कंडीशनिंग हमने कर दी, खाने के साथ निकला, उसके बाद सीटी के साथ निकला। क्लासिकल कंडीशनिंग इज द कंडीशनिंग फॉर नेचुरल बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द कंडीशनिंग फॉर बिहेवियर ऑब्टेन्ड, ये हम कल पढ़ेंगे जब हम स्किनर वाली पढ़ेंगे, तो ये भी अपना ठीक हो जाएगा, तो इसको बोथ 1 and 2 है। ठीक, उसके बाद देखो इसको भी बात भी करेंगे।
ये 13 नंबर शिफ्ट है क्या क्लासिकल कंडीशन किसने दी, पता था पैवलोव ने दी है। उसके बाद ये 23 मार्च 2022 की शिफ्ट 3 का था, किसने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब आ जाइए, ये है 7 मार्च 2022 की शिफ्ट 3 का। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, इससे कंफ्यूज मत होना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिंपल क्लासिकल कंडीशनिंग को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, हिंदी वाले देख लो, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में उत्कृष्ट अनुकूलन क्या है। और पहली बात तो भाई हिंदी वाले जो मेन टर्म्स है ना वो इंग्लिश में ही याद रखना। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं और सीधा ट्रांसलेट करते हैं गूगल से, जिसकी वजह से काफी सारी टर्म्स का मतलब बदल जाता है। ठीक है, चलो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। पहला, लर्निंग बेस्ड ऑन एडिंग अ स्टिमुलस। बिल्कुल सही है, लर्निंग कैसे होती है, स्टिमुलस ऐड करेंगे तभी तो लर्निंग होगी, तभी तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा, तो लर्निंग हो जाएगी। स्टिमुलस आया, बिहेवियर मॉडिफाई हुआ, तो लर्निंग हुई, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो, ये सेकंड लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना। अब हमने समझी हुई है, पढ़ी हुई है, बस अब फैक्टर क्या है, अब फैक्टर आएगा आपके ऊपर, आप इस क्वेश्चन को कैसे समझते हो। ठीक है, इट यूजुअली डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलस, कि वो जर्नली स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स नहीं निकालेगा। कब? जब उस स्टिमुलस के साथ पहले से ही एक रिस्पॉन्स निकल रहा हो। आई बात समझ में? इट यूजुअली डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलस दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स, कि वो स्टिमुलस के साथ नया रिस्पॉन्स नहीं निकालेगा। कब? जब उस स्टिमुलस के साथ पहले से ही एक रिस्पॉन्स जुड़ा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम लास्ट केस आ गए थे आफ्टर कंडीशनिंग में, जब सीटी के साथ हमारी जो राल्टा पकड़ी थी, जब वो एक बिहेवियर एलिसिट हो रहा था। ठीक है, जब सलाइवा निकल रहा था तो उस टाइम पे वो बिहेवियर हमारा एलिसिट हो रहा था या फिर रिस्पॉन्स एलिसिट हो रहा था। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि उस स्टिमुलस के साथ नया रिस्पॉन्स या फिर नया कोई भी हमारा रिफ्लेक्स नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि उस स्टिमुलस से पहले से एक रिस्पॉन्स हमारे लिए निकल रहा है। ठीक है, फिर से पढ़ो, इट यूजुअली डज नॉट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलस, वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाता किसी स्टिमुलस के साथ। कब नहीं दिखाएगा? जब उस स्टिमुलस दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स, जब वो स्टिमुलस पहले से एक रिस्पॉन्स एलिसिट कर रहा हो। तो इसका मतलब ये आया कि उस जब सीटी के साथ हमारा एक स्लाइवा एलिसिट हो रहा है, बिहेवियर एलिसिट हो रहा है, तो उस स्लाइवा उस सीटी के साथ हम दूसरा कोई भी रिस्पॉन्स या फिर दूसरा कोई भी रिफ्लेक्स एलिसिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। तो बोथ 1 एंड 2। ठीक है, बात कोई बात क्लियर? ठीक है, चलो भाई, ठीक है, कोई बात क्लियर। तो होप सो आपको बहुत कुछ आज की क्लास में, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, तो होप सो आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने अपना 100% ट्राई किया है। आप भी प्लीज इसके अच्छी खासी नोट्स बनाइए, जो चीज आपको नहीं लगे वो जरूर लिखिए। और ये क्लास 8 थी पेडागोजी स्पेशल की, अगर आपको पेडागोजी स्पेशल में है तो बहुत बहुत मुबारक। हम इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि वी विल डेफिनेटली क्रैक। और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। इससे क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए अटेम्प्ट करिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हैं, चाहे वो किसी भी टेस्ट की हैं। अब मैटर नहीं करता वो किस टेस्ट के हैं, वो किसी भी टेस्ट की हैं, अटेम्प्ट करिए। ईटेट, एस्टेट और रीट, किसी के भी हैं, अटेम्प्ट करिए, है ना। और नीट बी के तो खासकर अटेम्प्ट करिए प्रीवियस ईयर, है ना। और आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर छूट भी जाए तो माइट भी थोड़ा सा मतलब समझने में प्रॉब्लम हो तो एक बार वापस क्लास आके समझ लेना, है ना। ठीक है, तो बस आपसे यही गुजारिश है कि अच्छे खासे नोट्स, और कल संडे है तो जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, अभी तक टोटल 8 क्लासेस हुई हैं, इनको रिवाइज करिए, इनके अच्छे खासे नोट्स, और इन नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, इन नोट्स को रिवाइज करिए, समझ रहे हो। और मैक्सिमम चीजें हम क्लास में समझ लेते हैं, और जो भी चीज समझ नहीं आप लोग मेरे पास भेज देते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और इस क्लास का प्लीज रिव्यू, एक फीडबैक प्लीज एक कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और
हर क्लास के बाद हमारे पास भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस क्लास तक कितने 1 घंटे 30 मिनट तक रुके रहने के लिए। और अब आपका क्लासिकल कंडीशनिंग में कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, इट्स 100% श्योर। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।